आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मंथली करंट अफेयर जो कि दिसंबर का है। और आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे, नड्डा हैज़ रिलीज्ड अ कॉमेमोरेटिव स्टैम्प दैट ऑनर द इंडियन ओरिजिन तमिल लिविंग इन श्रीलंका। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डाक टिकट जारी किया गया है। इसके लिए इंडियन ओरिजिन तमिल यानी भारतीय मूल के जो तमिल हैं जो कि श्रीलंका में रहते हैं, उनके रहने के उपलक्ष्य में ये डाक टिकट जारी किया गया है। तो देखा जाए कि भारतीय मूल के जो लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनको रहते हुए 200 वर्ष पूरा हो चुका है। इस कारण से ये डाक टिकट जारी किया गया है। अच्छा, ये ज़रूर से ध्यान दें कि इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं कि ये जो डाक टिकट है किसने जारी किया था। तो ये जो डाक टिकट है नड्डा जी यानी जेपी नड्डा जी ने जारी किया था। थोड़ी सी इनके बारे में भी जानकारी बता देती हूँ। जेपी नड्डा का पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा, और ये वर्तमान में जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट के रूप में पदस्थ हैं, और ये राज्यसभा के मेंबर भी हैं। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, उज्ज्वला योजना। अभी वर्तमान में हाल ही में हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जी जो हैं अयोध्या गए हुए थे। तो उन्होंने 10th करोड़ की जो बेनिफिशरी थी, जिन्होंने इसका बेनिफिट लिया हुआ था, उनके घर में गए थे, चाय वाय पिया था उन्होंने। ओके, तो उस कारण से ये जो योजना है अभी न्यूज़ में आ गई है। कभी भी इस टाइप का जब योजना न्यूज़ में आती है तो उस पर विशेषता ध्यान रखा करो। कोई भी पेपर हो वो ज़रूर से योजना के बारे में पूछ लेगा। तो सबसे पहले क्या पूछ सकता है, तो उज्ज्वला योजना जो है 1 मई 2016 को आई थी, और इसको रिलीज़ करने वाले थे जो मंत्रालय से लगता है वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लगता है। ठीक है, और इसमें क्या उद्देश्य था, तो क्लीन कुकिंग फ्यूल देना, स्पेशली किस वर्ग को, जो रूरल महिलाएं हैं, जो वंचित वर्ग है उनको। कैसे देना, सब्सिडी वाइज देना। ठीक है, इसी के साथ इसका 2.0 भी आया था, जिसका लॉन्च जो हुआ है 10 अगस्त 2021 में। याद रखना कि ये जो लॉन्च हुआ था वो महोबा डिस्ट्रिक्ट से हुआ था, जबकि जो पहला वाला उज्ज्वला योजना है वह जो है बलिया से लॉन्च हुआ था। ठीक है, उसका जो टारगेट डेट था, यानी जो उज्ज्वला योजना जो उज्ज्वला योजना का जो टारगेट डेट था वो 2020 का था। और ये जो उज्ज्वला योजना जो 2.0 है, इसका टारगेट 2022 का है। ठीक है, हालांकि ये अपना टारगेट 31 दिसंबर तक कंप्लीट कर चुका था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो ईएसजी के चैलेंजेस को फेस कर रहा है। अब ये ईएसजी चैलेंजेस क्या है, तो यह एक इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये ग्लोबल इम्पैक्ट द्वारा 2004 में घोषित किया गया था। ठीक है, और ये क्या है, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, उसके निगेटिव इम्पैक्ट को कम कराना और पॉजिटिव इम्पैक्ट को बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना, यानी कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप वर्तमान में यूज़ करें, पर यूज़ करते हुए सामने भी जितने भी इन्वायरमेंट है और सभी लोगों का फ़ायदा हो, और आगे जो पीढ़ी आने वाली है उसके लिए भी कुछ बचा रहे, इसको ध्यान में रखते हुए ईएसजी लाया गया है। अब इंडियन टेक्सटाइल एंड अपैरल मार्केट की बात करें तो वर्तमान में टोटल एस्टिमेट देखा जाए तो 150 बिलियन डॉलर का मार्केट है, और इसमें अगर एक्सपोर्ट का पार्ट देखा जाए तो $40 बिलियन का ही पार्ट है। अब इस रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए कि ग्लोबल टेक्सटाइल एंड अपैरल ट्रेड की बात करें तो जो ग्लोबल मार्केट है इस टेक्सटाइल का वो $1000 बिलियन का है, और मतलब हो जाएगा 2025-26 तक। इसी के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का जो मार्केट है ना वो 250 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, यानी 2025-26 का। ठीक है, और अगर देखा जाए तो भारत जो है 4% शेयर करता है ग्लोबल में, यानी 840 बिलियन मतलब ग्लोबल टेक्सटाइल एंड अपैरल मार्केट का शेयर करता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो भारत जो है विश्व में 5वें पोजीशन में है, और अपने जीडीपी का 3% शेयर करता है। अगर बात कर ही रहे हैं सिल्क की मतलब टेक्सटाइल मार्केट की, तो हम लोग जो सिल्क में है ना वो 2nd पोजीशन में है, ये ज़रूर से याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। और इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल, यानी कि हम 6वें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं टेक्निकल टेक्सटाइल में, बल्कि जूट एंड कॉटन में हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के कैटेगरी में आते हैं।
तो जो टेक्सटाइल सेक्टर है क्या चैलेंजेस इसमें फेस कर रही है, अगर देखिए इन्वायरमेंटल आधार पे इन्होंने लगा दिया कि भाई इसमें इन्वायरमेंट में इफेक्ट ना करे। अब कोई बोले कि भाई कोई भी ऐसा चीज़ मत बनाओ जिससे समाज को इफेक्ट करे या गवर्नेंस में इफेक्ट करे, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, मार्केट इफेक्ट होता है। तो अभी वर्तमान में इसी संदर्भ में सरकार से कंसिड्रेशन करने के लिए कहा गया है। अब अगला टॉपिक हम लोग जो देख रहे हैं कि वर्तमान में अब सरकार विचार कर रही है कि हेल्थ टैक्स पर भी हम लोग हेल्थ पर भी टैक्सेस लगाना चालू करें। यानी कि सरकार कह रही है कि जितने भी हाई शुगर, सॉल्ट और फैट वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे उस पर 20 से 30% हम टैक्स लगाने के लिए विचार कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे, द नीति आयोग कमीशन अ स्टडी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ टैक्सेस, और इसके ऊपर एक स्टडी जो करेगी नीति आयोग करेगी कि कितना हेल्थ टैक्सेस लगाना चाहिए या वार्निंग लेवल्स लगाना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में हेल्थी ईटिंग प्रैक्टिस हो सके। यह जो रिकमेंडेशन है, मतलब ये जो नीति आयोग जो स्टडी कर रही है, ये यूनिसेफ के रिकमेंडेशन के आउटकम पर कर रही है। अब हम वर्तमान में देखें कि वर्तमान में जो जीएसटी लगती है एसएसबी पर या शुगर स्वीटन बेवरेजेस पर, वो 28% जीएसटी प्लस सेस का 12% लगता है। ऐसे ही हाई फैट सॉल्ट एंड शुगर यानी HFSS के ऊपर सिर्फ 12% जीएसटी लगती है। अब समझ सकते हैं कि 12% पे 20 से 30% और ऐड ऑन होगा तो प्रोडक्ट कितना महंगा होगा। इस हिसाब से अगर आगे हम देखें तो हमने एक पेपर के अकॉर्डिंग ये पाया कि इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर कंज्यूमर है, और यहाँ पर सालाना जो एवरेज देखा जाए तो 25 kg पर पर्सन जो है पर ईयर का कंज्यूम कर रहा है, जो कि WHO के थ्रेश होल्ड से 5 गुना ज़्यादा है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ जो है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो है ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट जैसा एक्ट करता है, लाइक जो वैश्विक रूप से जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको उनके विकास में ये हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी चलाता है जैसे इम्यूनाइजेशन यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, डिजीज़ प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ HIV पॉजिटिव चिल्ड्रन से रिलेटेड भी ये देखता है। साथ में एजुकेशन प्रमोट करना, इमरजेंसी रिलीफ इवेंट जैसी चीज़ों को भी ये देखता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यूनिसेफ के बारे में कि कब स्थापित हुआ है। तो 11 दिसंबर 1946 को स्थापित हुआ है, और इसको स्थापित होते हुए 77 ईयर हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, और हेड अभी कैथरीन है। ठीक है, इसके जो 2 पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो हमारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और एक यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो अगर मतलब टैक्सेस सरकार द्वारा बढ़ाया जाता है तो इससे क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए वी एस्टिमेट दैट इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 10%, अगर शुगर के प्राइस 10% भी बढ़ता है तो डिमांड 2% गिरेगा। इफ़ ऑल द फैक्टर ड्राइविंग द डिमांड रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर बाकी चीज़ें कांस्टेंट रखी जाए तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो 2% का डिमांड होगा, गिरेगा। हावेवर इसमें याद रखिएगा कि यहाँ पर हम जैसे कंज्यूमर के ऊपर नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है, ये बल्क में जो मैन्युफैक्चरर है जैसे कोको कोला, इस टाइप की जो कंपनीज है इनके ऊपर ये बात हो रही है, जो कि बल्क में ये सारी चीज़ें लेते हैं। तो इस पर एडिशनली 30% टैक्स लगेगा, जो वर्तमान में 18% GST है उस पर, है ना। तो इससे ऐसे माना जा रहा है कि 13 से 18% जो है टैक्स, मतलब जो डिमांड है वो गिरेगा। इस टैक्स लगाने से सरकार को भी फ़ायदा होगा, सरकार को 12 से 200% का फ़ायदा होने वाला है इससे, उनके इस चीज़ का हेल्थ पे भी इफेक्ट, क्योंकि ये हम इससे क्या क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि शुगर से क्या हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, टूथ डिके हो सकता है, दांत घिसते हैं, या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होता है, कैंसर जैसी चीज़ें हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए ये अच्छा साबित हो सकता है। अब इस टाइप की जो
थिंक है 70 कंट्रीज़ जो है इस टाइप की जो हेल्थ टैक्स है लगा चुकी है, इंक्लूडिंग मैक्सिको, चिली, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका जैसी अर्थव्यवस्थाएं इसको लगा चुकी हैं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए और धन्यवाद।